नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपकी राय को, आपकी आवाज को मंच देता है। रोज की तरह आज भी दो बड़े मुद्दे जिस पर आज हम तो पूछेंगे। क्या आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश को गलत दिशा में ले गए? क्या उन्होंने जो फैसले लिए वो देश पर भारी पड़े? क्या उनकी वजह से भारत का विभाजन हुआ? देश की सत्तानशी पार्टी बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट पर नेहरू जी की नीतियों पर कुछ ऐसे ही बड़े और गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी की डॉक्यूमेंट्री अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू पर भी खूब सवाल उठाए गए हैं। क्या है नेहरू पर बीजेपी के वो सवाल और क्या उनमें कोई दम है? करेंगे इस पर बड़ी चर्चा कांग्रेस और बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ। और रात 8:30 बजे उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। वहां की सियासत में एक बड़े सवाल के कारण बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि क्या बिहार में कामयाब हुए महागठबंधन का फॉर्मूला यूपी में दोहराया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के दो सियासी दुश्मन मायावती और मुलायम सिंह यादव बीजेपी के खिलाफ एक हो पाएंगे? इस पर भी बड़ी नजर। रात 8:30 बजे कुछ बड़े चेहरों के साथ चर्चा। लेकिन पहले डिबेट नंबर 1 यानी नेहरू से नफरत और गांधी पर गर्व पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस, नेहरू से नफरत, गांधी से प्यार। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रेनिंग के लिए अपलोड की गई है एक डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री में बीजेपी उदय की गाथा है, लेकिन इस गाथा के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी कई कड़वी बातें हैं। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीयवाद के सांप्रदायिक आधार को कम्युनिस्टों और अंग्रेजों का समर्थन था। कांग्रेस मिश्रित राष्ट्रवाद की कल्पना एवं शीघ्र सत्ता में आने की आकांक्षा के कारण देश को बंटने से रोक नहीं सकी। भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। अपने इतिहासकारों से जैसा हिस्ट्री चाह लिखवाया, तो हम तो उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ गलतियां रही, क्या इतिहास को मैनिपुलेट किया गया, इसमें कांग्रेस क्यों घबराती है? कांग्रेस ने पंडित नेहरू की 125वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें याद किया। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद जनता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति काम करने के नेहरू के इरादों पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वही बीजेपी की वेबसाइट कुछ अलग कहानी कह रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है, कांग्रेस जल्द सत्ता में आने की आकांक्षा की वजह से देश को बंटने से नहीं रोक सकी। नेहरू ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से मुंह मोड़ा, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। नेहरू के पाश्चात्य प्रेम में ऐसी नीतियां बनने लगी जिसमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती थी। कांग्रेस गांधीवाद को भुलाकर नेहरूवाद के रास्ते पर चल पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, नेहरू जी के इस योगदान को कम नहीं कर सकती। नेहरू पर चल रही इस सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या सत्ता के लालच में नेहरू पर देश का विभाजन करवाने का बीजेपी का आरोप सही है? तो एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए हमारा आज का सवाल। हम तो पूछेंगे, हमारा सवाल है कि क्या सत्ता की लालच में नेहरू पर देश का विभाजन करवाने का बीजेपी का आरोप सही है? अगर हाँ आपको लगता है तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर नहीं लगता है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। इसके अलावा #HTP और #BJP वर्सेस नेहरू के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता रीटा बहुगुणा जोशी, संघ के विचारक के तौर पर प्रोफेसर राकेश सिन्हा और जानी मानी इतिहासकार मृदुला मुखर्जी। आप चारों का स्वागत है। पहले 45 सेकंड अपनी अपनी बात समझाने के लिए, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, एक ही व्यक्ति बोल सकता है, और जब सबकी बारी हो जाएगी तब हम डिबेट को ओपन करेंगे, चारों लोगों के बीच में सीधे तौर पर बातचीत हो सके।
मृदुला जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। पहले 45 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क्स के तौर पर एक हिस्टोरियन होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नेहरू जी ने या उनकी नीतियों ने देश का विभाजन करवाया? क्या वो जिम्मेदार थे? ये बिल्कुल गलत है। नेहरू जी सारी जिंदगी फ्रीडम फाइटर रहे। 10 साल तकरीबन वो जेल में रहे अंग्रेजों के समय। वो क्यों चाहेंगे भारत का विभाजन? ऐसी बेतुकी बातें करने से इतिहास नहीं लिखा जाता। विभाजन किन कारणों से हुआ सबको मालूम है। मुस्लिम लीग का रोल सबको मालूम है। अंग्रेजों की नीतियां सबको मालूम है। कांग्रेस ने आखिर में जाके, क्योंकि और कोई चारा नहीं रहा था, उन्होंने आखिर में माना। जब माउंटबेटन प्लान आ गया, उन्होंने कहा और कोई तरीका नहीं है, तब जाके कांग्रेस ने माना। आखिर तक उसका विरोध किया। गांधी जी ने विरोध किया, सरदार पटेल ने विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, कोई कांग्रेस। जी मृदुला जी, 45 सेकंड हो चुके, मैं आपकी बात समझ गया, दर्शक भी समझ गए। मैं जवाब चाहूंगा राकेश सिन्हा साहब आपसे, क्या नेहरू जिम्मेदार थे? अगर हाँ तो कैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कोई कम नहीं आंक रहा, उनका योगदान था। लेकिन सवाल है कि क्या उनको क्रिटिकल जोन में देखें या अनक्रिटिकल जोन में देखें। आज उनकी नीतियों की आलोचना दो बातों के कारण हो रही है। पहली बात, उन्होंने सेल्फ बिफोर दी नेशन, अपने आप को राष्ट्र से पहले रखने की जो उनकी आदत थी, छवि आधारित राजनीति थी, उसका असर था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। माउंटबेटन से वो क्यों इतने प्रभावित थे? माउंटबेटन उनसे क्यों प्रभावित था? ये जो पॉपुलर कल्चर के प्रतिकूल जो काम करते थे, जो जिस कल्चर को सुभाष चंद्र बोस, बाकी स्वतंत्रता सेनानी अपनाते थे, नेहरू उसके विपरीत जाते थे। और एक और बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं नेहरू जी के बारे में, कि नेहरू जी ने कश्मीर, जब देश स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, पाकिस्तान के हिंदुओं को एक अनाथ की तरह छोड़ दिया। यही कारण 13। ठीक है, आपकी बात भी समझ आए। जो बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी उनकी कैबिनेट से इस्तीफा देते वक्त। रीटा बहुगुणा जोशी, जवाब दीजिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा की बातों का 45 सेकंड में। देखिए, स्पष्ट है कि नेहरू जी का इतिहास आरएसएस जो भी लिखना चाहे लिखे, लेकिन पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा इतिहास लिखा गया है राजनेताओं का तो उसमें नेहरू जी हैं। और जवाहरलाल नेहरू न भारत के निर्माता के रूप में तो देखे जाते ही हैं, लेकिन बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कर्मठ विद्वान के रूप में भी जाने जाते हैं। 1942 से 47 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसमें भारत आज़ाद हो सकता था और आज़ादी ली गई। और गांधी जी ने हमेशा नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी माना और मरते दम तक वो यही कहते रहे कि मैं एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। और नेहरू जी ने उनके सपने को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किया और आधुनिक भारत। जी रीटा जी, आपने अपनी बात कही और आप पार्टी की प्रवक्ता है कांग्रेस की, तो जाहिर तौर पर औपचारिक तौर पर आप यही कहेंगे। लेकिन श्रीकांत शर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और सरकार, इनके रुख में कुछ अंतर है क्या? प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह की 2 टिप्पणियां आई थी 14 तारीख को बाल दिवस के दिन, उनके बर्थडे के दिन पे, और बीजेपी की वेबसाइट पर जो फिल्म पड़ी हुई है वो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। क्यों? सुमित जी, पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम जो कार्यकर्ताओं को जो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, उसमें स्पष्ट है कि जनसंघ की हमने स्थापना क्यों की, नेहरू के मंत्रिमंडल को डॉक्टर मुखर्जी ने क्यों छोड़ा, उसकी वजह का हमने जिक्र किया है। क्योंकि जिस तरह से भारत का बंटवारा हुआ जल्दबाजी में, जिस तरह से कश्मीर पर जो पंडित नेहरू की जो नीति थी उसकी हमने आलोचना की है। अगर वो सही से, जैसे सरदार पटेल ने अन्य रियासतों का विलय भारत में किया, उसी तर्ज पर अगर कश्मीर का विलय ठीक से हो जाता तो 2 विधान 2 निशान की वहाँ आवश्यकता नहीं होती। और इसीलिए डॉक्टर मुखर्जी ने वहाँ बलिदान दिया और हम ये अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। इतनी आलोचना का अधिकार हमको है, वास्तविकता बताने का हमको अधिकार है। 45 सेकंड चारों के पूरे हो चुके हैं। मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं, सब एक दूसरे की बात का तर्क और वितर्क से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार क्यों अचानक चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी इनसिक्योर सी दिखाई दे रही है? बीजेपी को क्यों ये लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के कामकाज पर हमला करने की जरूरत है? क्या बीजेपी को कोई दिक्कत है जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी से, उनके कामकाज से? बिल्कुल कतई नहीं, लेकिन हमें अपने लोगों को जनसंघ की स्थापना क्यों हुई, पंडित डॉक्टर मुखर्जी ने कैबिनेट को
नेहरू जी को क्यों छोड़ा? क्योंकि जल्दबाजी में देश का विभाजन किया। अगर आप देखें सुमित जी, जिस तरह से सीमा रेखा बनाई गई, 10 लाख लोगों की वहां कत्लेआम हुआ। उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, हिंदू, मुसलमान, सिख सब लोग थे। और 6 महीने के अंदर 1 करोड़ लोग शरणार्थी बन गए। और आज जिस तरह से दंश हम लोग झेल रहे हैं, तो क्या ये जल्दबाजी नहीं थी? क्या ये सत्ता की लालसा नहीं थी? तो हम अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे पास, हमने इसलिए जनसंघ की स्थापना की कि एक नई विचारधारा का हम लोग आगे लेकर जाएं। और आज वो विचारधारा एक वटवृक्ष के रूप में है। आज भाजपा पूरी तरह से जवाब दीजिए, पूर्ण शासित, पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार में है। रीटा जी, इस बात का जवाब दीजिए। आपने बहुत सी बातें गिनाई नेहरू जी की खासियत के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर कैसे उन्होंने एक प्रभावी भूमिका निभाई, लेकिन जो ये स्पेसिफिक आरोप है कि उन्होंने तमाम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा, सत्ता में आने की जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी, जल्दबाजी में तमाम बातों को मान गए और विभाजन को स्वीकार कर लिया। देखिए, सीधी सी बात है कि हिंदू महासभा और आरएसएस का तो जन्म ही हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने के लिए, और एक तरह की विचारधारा और एक धर्मावलंबियों के मात्र मतलब भारत को सांस्कृतिक रूप में 2 समुदायों को लड़ाने के लिए। ये वो बोल रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बार बार, जिन्होंने लगातार 1937 से उनका इतिहास देखे, सत्ता के लिए अंग्रेजों के साथ रहकर बंगाल में क्या नहीं किया, कौन कौन से पद नहीं पाए। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कि जमींदारों का साथ दिया और पेजेंट्स का विरोध किया बंगाल में। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 1942 में और इनके आरएसएस के लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा कोई मतलब नहीं है, और अपने कार्यकर्ताओं से कहा इसको विरोध करो। वो इस बात की जो चाहते ही नहीं थे कि भारत आजाद हो, वो आज टिप्पणी पे बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेने को तैयार नहीं है। अरे तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने क्यों अपनी कैबिनेट में शामिल किया? जेल में बैठ के लिख दिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों अपनी कैबिनेट में शामिल किया? अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी नहीं चाहते थे तो रीटा जी, किस तरह से कश्मीर का मैं बताती हूँ आपको, कश्मीर का एक्सेशन हुआ। रीटा जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि अगर इतनी दिक्कतें थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू ने क्यों शामिल किया था? क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे, कांग्रेस, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि कोई भी धारा का आदमी अलग हो, सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करें। और ये सोचा गया था कि भारत आजाद हो गया है तो उनकी सोच भी परिपक्व होगी और एक समायोजित तरीके से उसका विकास होगा। परंतु उन्होंने उसके बाद भी कि उनकी उदारता देखिए। और मैं ये समझती हूँ कि कश्मीर का जो इशू ये बार बार उठाते हैं, वो बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा चुका है। कैसे हरि सिंह जी क्या भूमिका थी, कैसे अफगान वहां पर ट्राइबल्स घुसे, क्या मैं जवाब लेता हूँ, आर्मी को क्यों नहीं जाने पर उन्होंने अनुमति। श्रीकांत जी बोलना चाह रही है, मृदुला जी भी बोलना चाह रही है, लेकिन मैं राकेश सिन्हा के पास आऊंगा पहले एक बार के लिए। राकेश जी, आप भी इतिहास को जानते हैं, जो कुछ हुआ 47, 48, 49 में कश्मीर में एक्सेशन की बात होती है, अफगानी कबीलाओं के हमले की बात होती है, जनमत संग्रह की बात होती है, इन सब के पीछे क्या नेहरू की नीतियां थी? क्या वो दोषी है? देखिए, एक बुनियादी बात जो है कि जब सरदार पटेल गृह मंत्री बने तो उनको कश्मीर के मामलों से अलग रखा गया। सरदार पटेल बहुत दुखी थे, सरदार पटेल बहुत ही पीड़ित थे, और उन्होंने दिसंबर 47 में इस बात को लेकर एक बार इस्तीफा भी दिया था कश्मीर के मामलों में, जो कि आधुनिक इतिहासकारों ने उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब अजमेर में दंगा हुआ तो सरदार पटेल और नेहरू आमने सामने क्यों खड़े हो गए? एक चीफ सेक्रेटरी ईश्वरी प्रसाद के केस को लेकर 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आमने सामने थे, दोनों ने अपना इस्तीफा महात्मा गांधी को भेज दिया, महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, बात टल गई। तो देखिए, 2 तरह की धाराएं कांग्रेस में चल रही थी, एक का नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे, दूसरा नेहरू करते। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा नेहरू जी के बारे में, एक बात मैं छोटा सा जोड़ना चाहता हूं नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी के सभी योगदानों के बावजूद जो उन्होंने किया, उनके बहुत सी बातों को छिपा दिया गया। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कमला नेहरू उनकी धर्म पत्नी थी। कमला नेहरू ने जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी जी को दर्जनों पत्र लिखे। क्यों नहीं उन पत्रों का जिक्र होना चाहिए? क्यों नहीं वो पत्र डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए? क्यों नहीं उन पत्र को
को सामने रखकर नेहरू परिवार और नेहरू के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो। नोबडी इज बियॉन्ड द क्रिटिसिज्म। कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे नहीं है। हम महिमा मंडन करके किसी को डेमी गॉड मत बना दे, चाहे नेहरू हो या कोई और नेतृत्व हो। भारत में संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, व्यक्तित्व का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। मृदुला जी आप जवाब दीजिए। अब राकेश सिन्हा तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं, मैं वापस आपको टॉपिक पे ही बात करना चाहूंगी। बात यह हो रही है कि जनसंघ का जन्म कैसे। देखिए, मैंने जो प्रश्न उठाया उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। मृदुला जी, आप उसको एस्केप मत कीजिए। कौन सा प्रश्न आपने उठाया है? आपने तो प्रश्न यही उठाया है कि जो वीडियो में आया, मैं उसी का तो जवाब दे रही हूं। अरे मैंने कमला नेहरू और प्रभावती, आप देखिए महिमा मंडन आप कीजिए, लेकिन कमला नेहरू और प्रभावती देवी के बीच जो पत्राचार हो, आप कह दिए आपको मालूम नहीं है, तो ठीक है। यदि मालूम है तो उस पर प्रकाश डालना चाहिए। और कश्मीर मामलों में सरदार पटेल को अलग रखा गया और सरदार पटेल ने इस्तीफा दिया था। इन प्रश्नों पर इतिहासकार के नाते आपको टिप्पणी करनी चाहिए। ठीक है, मृदुला जी से बात करते हैं। मृदुला जी, अच्छा, ये आप राकेश सिन्हा है कि आप एंकर बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मेरे से सवाल राकेश सिन्हा कर रहे हैं। मैंने सोचा एंकर मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं एंकर के सवालों का जवाब दे रही हूँ। आपके सवालों का जवाब जब आपका कभी भी बुलाएंगे आपके यहाँ मैं दे दूंगी। आपकी बात नहीं है। इतने आपको जो मर्जी आप कह लीजिए, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आपके सारे सवालों के जवाब हमारे पास है। मृदुला जी आप बोलिए ना, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि बात यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म इस वक्त क्यों हुआ, और उस पे मुझे ये कहना है कि एक जो बड़ी बात इसमें नहीं बताई जा रही है कि आजादी के पहले हिंदू महासभा जो थी वो पॉलिटिकल विंग थी, और आरएसएस जैसे हमेशा ही बिहाइंड द सीन्स एक ऑर्गेनाइजेशनल आइडियोलॉजिकल काम करता रहा है। वो आजादी के पहले भी उसका यही रोल था, यही डिवीजन ऑफ लेबर था। महात्मा गांधी के हत्या के बाद हिंदू महासभा के ऊपर छीटा पड़ा कि ये महात्मा गांधी की हत्या में इन्वॉल्व्ड है, तो उसके बाद हिंदू महासभा पीछे हट गई और फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर एक बीजेपी का गठन किया। मृदुला जी, आप इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ रही हैं? आपको इतना भी मालूम नहीं कि हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच क्या विमर्श था? हिंदू महासभा और आरएसएस अलग अलग संस्थाएं थी। अरे क्या ऐतिहासिक तथ्य है? कौन सी इतिहास बोल रही हैं आप? मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं। यदि हिंदू महासभा और आरएसएस एक विंग हो गए तो मैं टेलीविजन चैनल पर आना बंद कर दूंगा। आपको मैं चुनौती देता हूं विमर्श के लिए। आरएसएस अलग अलग संस्थाएं थी। एक मैंने कभी भी नहीं कहा कि आरएसएस हिंदू महासभा, दोनों में डिस्कोर्स था, दोनों में संघर्ष था, दोनों में समन्वय कम था, संघर्ष अधिक था। आपने इतिहास को उस पक्ष को छोड़ दिया तो मेरी गलती नहीं है, आपकी अज्ञानता। आपने संघ के बारे में जानबूझकर अज्ञानता बनाकर रखी, तो इसमें आरएसएस की गलती नहीं है। नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात आप सुन लीजिए, दूसरी बात आप सुन लीजिए, जो नेहरू जी का महिमा मंडन कर रही हैं। आप मुझे कश्मीर के मामले में एंकर और मेरी आप बताइए तो। आप इन्हें शांत चिल्लाना, आप चिल्लाइए। नहीं, कोई चिल्ला नहीं रहा है। एक डिबेट चल रही है, एक डिबेट चल रही है, दोनों पक्ष के लोगों की बात कर रहे हैं। राकेश जी, आपने अपनी बात कह दी है, आपकी बात रजिस्टर हो गई है, सुन ली गई है। आप उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं मौका दूंगा। मैं संघ विचारक हूँ, ये संघ विरोधी विचारक है। आपका वक्त ये संघ विरोधी विचारक है, आप संघ विचारक है, और यही भारत की खूबसूरती है कि हम सब बैठ के आपस में बात कर सकते हैं। मैं आऊंगा राकेश जी आपका। ये स्वीकार करें ना, स्वतंत्र इतिहासकार मत माने, ये कहें मैं संघ के खिलाफ खड़ी हुई हूं, संघ के खिलाफ इतिहास लिखती हूं, ये स्वीकार करें। ये स्वतंत्र इतिहासकार के रूप में अपने आपको चित्रित नहीं करें। मृदुला जी आप जवाब देना चाहेंगी? स्वतंत्र इतिहासकार क्या करना चाहिए, मुझे आपकी शिक्षा नहीं चाहिए। 42 के आंदोलन का विरोध क्या कि नहीं किया? मैं आई कम प्लीज। बिल्कुल श्रीकांत जी मैं आ रहा हूं। मृदुला जी आप अपनी बात पूरी कर चुकी हैं, तो मैं श्रीकांत जी के पास जाऊं। आपको कुछ कहना है? मैं ये कहना चाह रही हूं कि मेरी बात को ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का जो अब रिश्ता है, आजादी के पहले आरएसएस और हिंदू महासभा का था, आजादी के बाद जनसंघ और आरएसएस का खंडन करता हूं। जनसंघ एकेडमिक अकादमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों का आधार पर खंडन करता हूं।
आरएसएस ने ठीक हिंदू है। महासभा को किसी चुनाव में समर्थन नहीं दिया। इसी हिंदू महासभा का विभाग आरएसएस से इस बात का था। श्रीकांत शर्मा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतिहासकारों से बाहर निकल। श्रीकांत शर्मा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। श्रीकांत जी, राकेश जी, मृदुला जी, रीटा जी, फाइल्स में आरएसएस के बारे में राकेश जी, मृदुला जी, रीटा जी, एक बोलने से मिनट। कुछ नहीं श्रीकांत होगा। शर्मा, मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला तीखी कि बात- 14 नवंबर को जब जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, उस दिन प्रधानमंत्री फिर ट्वीट क्यों करते हैं, गृह मंत्री उनको क्यों याद करते हैं, क्यों बीजेपी अपनी वेबसाइट पर इस तरह की चीज़ों का जिक्र नहीं करती है कि प्रधानमंत्री भी और राजनाथ सिंह भी जवाहरलाल नेहरू को आदर सत्कार की नज़रों से देखते हैं। इसीलिए भाव आता है कि आप बीजेपी और सरकार के दो राय है। जी, आप बहुत स्वतंत्र एंकर हैं और आपने शायद मेरा पहला जो था उद्बोधन वो देखा नहीं कि मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पूरा देश उनका सम्मान करता है और हम भी सम्मान करते हैं। आज सरकार के किसी मंत्रालय में चले जाइए, वहाँ नेहरू जी का फोटो भी मिलेगा। ये बीजेपी की सहिष्णुता है, ये देश की सहिष्णुता है। नंबर 2, क्या जो गलती उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर की, क्या उस गलती के पर चर्चा करना क्या गुनाह है? क्या ये इमरजेंसी है कि हम उस गलती पर चर्चा नहीं कर सकते? आज अगर वो उतने ही तत्पर होते जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो चुका होता। हम इतना जिक्र कर रहे हैं, रीता जी सुन लीजिए, आप बीच में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। सुन लीजिए, मैं आपको बीच में रोका नहीं, मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं है। मैं इतनी बात कह रहा हूं, क्या हम ये बता नहीं सकते अपने लोगों को कि आखिरकार डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि कश्मीर को लेकर उनको नीति थी, वो गलत नीति थी और आखिरकार मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। वो उन्होंने कश्मीर पर नीति थी नेहरू जी की, आप बिना परमिट के आप जा नहीं सकते, और उन्होंने जिद की कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। तो आज जिस कश्मीर के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, क्या उसका चर्चा करना कोई गुनाह है क्या? और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सारे दिन सुबह से शाम तक वर्तमान प्रधानमंत्री के पुतले जलाती है, झूठ बोलती है, पाकिस्तान में जाकर हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना करती है। तो ये कम से कम कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि ये देश की सहिष्णुता है। आप किस मुंह से सब करती हैं? बीजेपी का सीधा इल्जाम। आखिरी, इतिहास लेखन के दो पहलू होते हैं। कोई भी ऐसा राजनेता, कोई इतिहास का पक्ष नहीं है जिसमें दो पक्ष ना हो। आप लिख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ आलोचना करें और आप उनके योगदान की चर्चा ना करें, ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि नेहरू जी का योगदान इतना महान है कि उस योगदान को नजरअंदाज करना भारत के इतिहास को बेइज्जत करना है, उसको छोड़ना है। तो मैं इनसे ये नहीं, पर श्रीकांत शर्मा उनकी और राकेश सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिका रही पंडित नेहरू की, वो तो मान रहे हैं, उसको सम्मान करने की बात भी कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली कश्मीर को लेकर बात छेड़ रही है बीजेपी, कश्मीर को लेकर बात छेड़ रही। रीटा जी कश्मीर को लेकर बात छेड़ रही है बीजेपी, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बात कर रही है बीजेपी। एक सेकंड, मैं 30 सेकंड लूंगा सुमित जी। ये कांग्रेस के लोग छाती पीटते हैं स्वतंत्रता को लेकर। 1857 से शुरुआत हुई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब आप लोग कहां थे? और एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जिस पर अलग अलग विचारधारा के लोग थे जो इस देश को आजाद चाहते थे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का मेहमान मंडन करते हैं। किस तरीके से आपने सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार किया, किस तरह से आपने उनकी जासूसी कराई। माफी के साथ वक्त समाप्त हो रहा है। आप उनका चरित्र तो देखिए कम से कम। श्रीकांत जी, रीटा जी, मृदुला जी, राकेश जी, आप तीनों का शुक्रिया। रीटा जी रहेंगी मेरे साथ डिबेट नंबर 2 में भी, थैंक यू सो मच। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री अपनी वेबसाइट पे डाली है पंडित नेहरू की भूमिका को लेकर, उसने जरूर एक राजनीति में नया सैलाब लाने की कोशिश की है। कांग्रेस अभी 2 दिन पहले उनके जन्मदिन पर बहुत बड़ा जलसा करती है, दिल्ली में बहुत बड़ा सेमिनार करती है, और उसके बाद दिल्ली का बीजेपी की तरफ से ये वीडियो आना साफ दिखाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिकल लीगेसी को लेकर देश में अब बड़ी चर्चा का वक्त आ चुका है। हमारे सामने हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या सत्ता की लालच में नेहरू पर देश का विभाजन करवाने का बीजेपी का आरोप सही है? हमें हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 91% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 9% लोग ना में जवाब देते हैं। इसके साथ साथ आज हमने SMS के अलावा अपना ट्विटर पोल भी आज से शुरू किया है। जो लोग ट्विटर पे हैं वो पोलिंग के जरिए भी जवाब दे सकते हैं। ट्विटर पोल के नतीजे कुछ इस तरीके से हैं। 73% लोग जिम्मेदार मानते हैं पंडित नेहरू को विभाजन के लिए, 27% लोग नहीं मानते हैं। ये ट्विटर पोल के नतीजे हैं जो दोपहर से लगातार सवाल पूछा जा रहा था।
वक्त हो चला है इसी बात पर एक छोटे से ब्रेक के बाद डिबेट नंबर 2, और डिबेट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बन रहे महागठबंधन।